नमस्कार साथियों, शिक्षा दावे आप सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र राहुल परमार। दोस्तों, इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं बताइए मेरे को एक बार आप। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने क्या किया था, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसके बाद हमने किया था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है? अब आप लोग क्या करना है कि बार बार इन वीडियो को देखना, इनमें से अच्छे मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप के आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आपको काम आए इन फ्यूचर में। ठीक, आज की जो हमारी कहानी वो एक्ट ऑफ 1786 की है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मतलब 1813। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, यहाँ से 1793 के बाद में कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, वो डिस्कस करेंगे क्या कहानी चेंज होगी। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूं 1786 वाले इस एक्ट की। तो इसमें क्या हुआ, जो परिषद के निर्णय थे, परिषद निर्णय मतलब आपको पता होना चाहिए, एक गवर्नर जनरल होता था, GOB, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसकी परिषद हुआ करती थी एक। तो पहले इनिशियल 4 सदस्य थे इसमें, लेकिन बाद में 4 से कम करके इसमें कितने सदस्य कर दिए गए, 3 सदस्य कर दिए गए। याद है आपको ये कुछ कहानी? वेरी गुड। तो जो ये परिषद अब निर्णय देगी अपना, ठीक, ये परिषद अगर कुछ निर्णय देती है तो गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, अब इस परिषद के निर्णय को अस्वीकार या निरस्त भी कर सकता था। याद रखिए, मतलब यहां पर क्या हुआ, जो GOB था मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो थोड़ा पावरफुल हो गया। मानो कि परिषद ने कुछ भी निर्णय दिया तो अब उसकी ही चलेगी कुल मिला के। समझ रहे हो इस चीज को आप? चलिए, अब गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई इसी एक्ट में। 2 चीज याद रखो, एक तो उसको पावरफुल बना दिया, P फॉर पावरफुल बना दिया उसको, और अब क्या दे दिया उसको, प्रधान सेनापति। प्रधान सेनापति की उसको शक्तियां प्रदान की गई। मतलब अब जितनी भी ब्रिटेन की जो भी आर्मी है, आर्मी से मतलब सैनिक वगैरह जो भी है ब्रिटेन के, क्योंकि वो सैनिक तो ब्रिटिशर्स कहलाएंगे चाहे वो भारतीय हो, लेकिन आर्मी तो ब्रिटिशर्स की कहलाएगी ना वो। तो उसका प्रधान सेनापति कौन था अब? वो था गवर्नर जनरल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये दोनों शक्तियां इस आदमी को मिली थी। ध्यान से देखिए, ये कौन है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, भारत में पुलिस सेवा का जनक भी इन्हें कहा जाता है, पुलिस सेवा का जनक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक, इन्होंने कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस संहिता मतलब आप देख रहे हो, मतलब कानून था एक प्रकार का, ये बहुत सारे कानून हुआ करते थे इसमें। ठीक है, सिविल सेवा का जनक भी इनको ही कहा जाता है। ठीक, इसके बाद इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, याद रख लो आप, कि ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत में है। मतलब ये भारत में ही मरे और भारत में ही इनको दफनाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी समाधि आज भी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है 1-2 बार, और बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में या जिसकी मृत्यु भारत में ही हुई। तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। जगह का नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? वेरी गुड। उत्तर प्रदेश का क्या? गाजीपुर। चलिए, इसके बाद कहानी आती है 1793 की। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझो आप, अब इस बार क्या करेगा यहाँ से ब्रिटेन की सरकार, क्योंकि बार बार परमिशन लेनी पड़ती है ना, बार बार परमिशन लेनी पड़ती है कंपनी को। तो ब्रिटेन की सरकार ने इस बार एक व्यवस्था ऐसी की कि कंपनी को हर 20 साल में, मतलब जो भी अब उसको व्यापार करने की परमिशन मिलती है वो 20 साल तक के लिए दी जाती है। फिर 20 साल बाद वापस बढ़ा देंगे या नहीं बढ़ाएंगे, वो डिसीजन लेगी कौन? ब्रिटेन की सरकार। क्लियर है बात? मतलब आज मतलब समझो कि आज अगर 1793 है, आपको 20 साल की परमिशन मिली, तो अगला एक्ट कब आएगा आप बताओ मेरे को? तो आप बोलोगे सर अगला एक्ट आएगा 1813 में। क्यों? क्योंकि 20 साल तभी होंगे। फिर अगला एक्ट कब आएगा? फिर आप इसमें 20 जोड़ दो, क्योंकि हर 20 साल बाद अब क्या करना है, इसको कंपनी को मॉनिटर करना है कि इसको परमिशन देना है कि नहीं देना है। फिर अगला एक्ट कब आएगा? इस प्रकार आप निकाल सकते हो 1853 तक। ठीक है, और 1858 के बाद तो हमने देखा था पहले वीडियो में कि हमें यहाँ से क्राउन का शासन पढ़ना है। ठीक, यानी कि हमको 1793 पढ़ना है, 1813 पढ़ना है, 33 पढ़ना है और 53 पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है? क्योंकि हर साल अपने को जो परमिशन मिल रही है कंपनी के व्यापार को आगे बढ़ाने वाली परमिशन, वो 20-20 साल के लिए मिल रही है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापार की जो अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद आ रहा कुछ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता था, बताइए मेरे को आप। देखो एक बार और रिपीट करो मेरे साथ कि सर एक होता था सीओडी, एक होता था सीओपी। कंपनी, ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। सीओडी की कितने लोग होते थे यहाँ पर? आप बोलोगे सर 24 होते थे। एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था। फिर क्या किया, बताइए बताइए, फिर क्या हुआ? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की गठन किया गया। क्यों? कंपनी को लगाम लगाने के लिए, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो आप बोलोगे सर 6 सदस्य हुआ करते थे। कहाँ रहते थे ये? तो आप बोलोगे सर ये इंग्लैंड में रहते थे। क्या करते थे ये? कंपनी पर नजर रखते थे, ठीक है। तो अब जो बोर्ड ऑफ, ये देखो ये लोग कहाँ पर बैठे हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदमी कहाँ पर बैठे हैं? तो आप बोलोगे सर ब्रिटेन में बैठे हैं ये तो इनका वेतन भी अब भारत से ही जाएगा। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? रह रहे हैं ब्रिटेन में, सब कुछ उनका वहीं पे चल रहा है, लेकिन उनका पैसा जो सैलरी है उनकी, वो सैलरी अब भारत से ही मिलेगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये वाला पॉइंट, कानूनों और विनियमों की व्याख्या है ना का अधिकार किसको दिया गया? न्यायालय को दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? अब जैसे कोई कानून बना दिया, ठीक है, उस कानून की व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय करेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इस चीज को समझने के लिए, ठीक। आपने संविधान का आर्टिकल 21 तो बहुत बार पढ़ा होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है ना, कोई सा भी आप आर्टिकल लेके उसको बता सकते हो व्याख्या का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। वर्तमान में अगर मैं बताऊं, वर्तमान की अगर बात करूं मैं, तो जो संविधान की व्याख्या करने का या किसी कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है। अब आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बोलो बहुत भारी भरकम इस्तेमाल कर लिया आपने तो वर्ड। हिंदी में बोले तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। बोले फिर से बहुत भारी वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो सीधी सी बात है, जीने का अधिकार। समझ रहे हो ना आप? जीने का अधिकार, ठीक है। जैसे आप अभी कभी मतलब भविष्य में आपकी इच्छा कभी नहीं होनी चाहिए ऐसी, है ना, कि अगर मानो किसी इंसान की सुसाइड करने की इच्छा होती है तो उसके ऊपर भी सरकार क्या कर सकती है? पुलिस केस दर्ज कर सकती है कि सामने वाले ने आत्महत्या का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। मतलब आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, हमको जीने का अधिकार मिला है आर्टिकल 21 में। अब इसमें बहुत सारे, देखो इतना सा लिखा है, वहां तो व्याख्या नहीं की है संविधान में, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णय दिए। जैसे स्वच्छ हवा का अधिकार, ये भी जीने का अधिकार में आएगा आपका। या लिबर्टी में आपको प्राइवेसी, मान लो आपकी सोशल मीडिया वाली प्राइवेसी है, चाहे कोई सी भी प्राइवेसी हो, है ना, जैसे आप डेटा देते हो किसी ऐप वगैरह को। जैसे हमने टिकटॉक को बैन क्यों किया, बताइए आप मेरे को। टिकटॉक को हमने इसलिए बैन किया क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी का क्या कर रहा था? उल्लंघन कर रहा था। मतलब हमारा डेटा, जैसे कि आपने कुछ नाम भी दिया वहाँ पर, जैसे आपने आपका नाम दिया, उम्र बताइए आपने आपकी, ठीक है, आपने फोटो वगैरह डाली, तो ये आपकी प्राइवेसी हो गई। अब मैं अगर आपके इस डेटा को किसी दूसरे देश में स्टोर करता हूँ या चाइना को बेच देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो ये तो आपको प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ ना। तो मतलब आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ ये। तो आप इस आधार पर भी बोल सकते हो सरकार को कि ये मेरा जो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। तो ये धीरे धीरे, मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं थी भाई। जब हमारा संविधान बना था, कब बना था? वेरी गुड, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था, है ना, तो ये प्राइवेसी वाला सिस्टम उस टाइम पे तो था ही नहीं। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? बस यही है। तो ये समय समय पर व्याख्या किसने की? ये की सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहने का मतलब यही, कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को कौन से एक्ट में मिला था? तो वो था अपना 1793। अब हम हर बार जब हम बाद में जाएंगे ना संविधान के पास, तो हर बार एक ही वर्ड बोलेंगे कि हमारा जो संविधान है वो या तो किसी बहुत सारा कॉपी किया है हमने बहुत सारे देशों से, या हमारा जो भी अंग्रेजों का जो राज था उससे लिया हुआ है, ठीक है। तो वो बात लागू होती है। देखिए, व्याख्या का अधिकार भी हमने लिया है, तो हमने 1793 से ही लिया उसको, ठीक है। कानूनों की व्याख्या का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। इसके बाद लिखित विधियों मतलब कानून द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। अब लिखित विधि मतलब क्या होगा भाई? पहले कानून बहुत सारे हुआ करते थे लेकिन रिटर्न में नहीं होते थे,
अब रिटर्न में कोई कानून बनेगा तो उसको बकायदा रिटर्न में रहेगा। मानो कि जैसे कि आज वर्तमान में देखो आप, मानो सरकार कुछ कानून लाती है तो उसको राष्ट्रपति से अनुमोदन लेती, मतलब उसकी परमिशन लेती, और फिर उसको एक गेजेट में पब्लिश करती है सरकार, ठीक है, या राजपत्र जिसे बोलते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये लिखित विधियों का जो स्टार्टिंग थी हमारी, वो 1793 में ही रखी गई, और कार्नवालिस का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ठीक है। कार्नवालिस को खुश करने के लिए एक प्रकार से ये एक्ट लाया गया था, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करो क्या हुआ इसमें, तो आप बोलो कि 20 वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनका वेतन अब कहाँ से दिया गया, भारत से दिया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय को क्या दिया गया अधिकार, व्याख्या करने का। क्या व्याख्या करेगा वो, कानूनों की व्याख्या करेगा। व्याख्या मतलब देखो, आपने अगर कुछ लिख दिया, एक लाइन लिख दिया आपने तो, ठीक है, जैसे कि आपने एक लाइन लिख दी कि भारत सरकार की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते हैं, तो अब कौन कौन किस परिस्थिति में छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है, कौन कौन सी कंडीशन है, वो सारी चीज़ फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, फिर वहाँ से हम परमिशन लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस कानून की व्याख्या करता है, ठीक है। फिर दूसरी क्या, चौथा पॉइंट क्या था हमारा यहाँ पर, कि लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव। समझो आप इस चीज़ को, ये हमारे पुलिस वाले भाई बोलते रहते ना बहुत बार। देखो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी ना, ये कार्नवालिस ने की थी, और आज भी पुलिस वाले भाई बोलते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने के कानून चल रहे हैं पुलिस में, ठीक है। तो ये लिखित विधियों द्वारा प्रशासन कैसे करना है, पुलिस में आया था सबसे पहले, ठीक है। पुलिस में मतलब एमपी पुलिस की एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पुलिस था, उसमें किस प्रकार से पुलिस को मैनेज करना है उसके लिए रूल आने लगे, फिर धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल आने लगे। तो ये सब का सब कार्नवालिस का योगदान है। और हमारे पास आईपीसी, तो आप कभी आपको जरूरत पड़ी आईपीसी की, कुछ काम भगवान ना करे आप ऐसे काम करो, ठीक है, कि आपको आईपीसी की धारा में कहीं ना कहीं पुलिस पकड़े कभी, ठीक। तो वो आईपीसी क्या है, इंडियन पेनल कोड है। एक सीआरपीसी चलता है 1973, आईपीसी 1860, 1860। सोचो 1860 का मतलब अंग्रेजों के ज़माने के कानून आज भी चल रहे हैं, ठीक है। तो रूल और रेगुलेशन पुलिस वाले वो आज भी चल रहे हैं अंग्रेजों के ज़माने के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा आपका चार्टर एक्ट 1813 का। ये 4 पॉइंट याद रखना आप 1793 में। कोई दिक्कत इन चारों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको बार बार। देखो एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास याद सब कुछ रहता है लास्ट में, लेकिन इधर उधर क्लेश हो जाएगा डेटा में भी, कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है कहाँ पर नहीं आ रहा है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है बस, ठीक है। ट्रिक व्रिक काम नहीं करती बेटा, यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है कि आप बार बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ ना कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ रिवीजन इज द की ऑफ सिलेक्शन। याद रखना, रिवीजन इज द की ऑफ सिलेक्शन। और रिवीजन करने के लिए क्या होना जरूरी है, नोट्स, बुक्स से सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट हम अब देखेंगे। अब देखो पहले क्या था, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इस कंपनी को ही एकाधिकार था, मोनोपोली थी पूरे भारत में। मतलब भारत में व्यापार करने के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं आ पाएगी ब्रिटेन की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार बोलते हैं। वर्तमान में समझो आप, मान लो मोदी जी की इच्छा हो रही कि सिर्फ मानो कि हमने बांग्लादेश में हमें क्या करना है, 5-6 फैक्ट्री डालना है भारत सरकार को, ठीक है। तो इधर से मुकेश अंबानी ने क्या बोला सरकार को, मुकेश अंबानी ने बोला कि मैं अकेला ही आदमी पूरी फैक्ट्री डालूंगा, मतलब आप किसी दूसरे को परमिशन मत दो। कहाँ पर, बांग्लादेश में। अगर मानो मोदी जी को हमें परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से कि यार हम फॉरेन में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, परमिशन चाहिए, ठीक है। तो मानो मोदी जी ने किसको दे दी, मुकेश अंबानी को परमिशन दे दी, और साथ में गए अनिल अंबानी, उनके भाई गए, तो उनको परमिशन नहीं दी सरकार ने। तो क्या हुआ, हम ये बोल सकते हैं जो मुकेश अंबानी है उनको एकाधिकार है बांग्लादेश में व्यापार करने का, कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता। क्लियर है बात। तो ऐसे ही था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसको एकाधिकार था, कोई दूसरी कंपनी भारत में आ ही नहीं पा रही थी, समझ रहे हो इस चीज को। लेकिन जो 1813 का एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया बेटा, 1813 का, तो इस एक्ट में जो एकाधिकार था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। समझ में आ रही है बात आपको, कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया। लेकिन चीन और चाय, याद रखना, चाय, सुबह की चाय है ना, जो आपको एनर्जी देती है वो चाय है ना, तो चीन और चाय के साथ एकाधिकार बना रहा। अब आपको समझ में नहीं आया ये पॉइंट, मुझे पता है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तो करती थी व्यापार,
उस टाइम पे भारत, ये म्यांमार जो है ना, वर्तमान में, जिसे आप पहले बर्मा भी बोलते थे, अब वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, ये भारत में ही था पहले। बांग्लादेश भी कोई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सिर्फ भारत में ही व्यापार नहीं करती थी, ये चाइना में भी व्यापार करती थी। ठीक है, इधर आप जाओगे श्रीलंका साइड जाओगे तो उधर भी ये व्यापार करती थी। ठीक है, वियतनाम वगैरह देश हो, जितने भी इंडोनेशिया वगैरह, इधर भी व्यापार करती थी। और ठीक है, तो इसी संदर्भ में बता रहा हूं आपको कि चाइना के साथ उसका भी एकाधिकार था, मोनोपोली थी चाइना में भी व्यापार करने की, कि भाई चाइना में भी कोई दूसरी ब्रिटेन की कंपनी व्यापार करने नहीं आएगी। तो याद रखना, चीन और चाय, क्योंकि भारत से जो चाय जाती थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी वाली हुआ करती थी उस टाइम पे, तो इन दोनों में एकाधिकार बना रहेगा। मतलब कोई दूसरी कंपनी अगर फॉरेन से आएगी, अब आएगी मतलब, तो वो चाइना के साथ भी व्यापार नहीं करेगी और चाय के साथ भी, मतलब चाय में भी कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती कि एक फलाना, मतलब XYZ कंपनी आई वहाँ से और उसने बोला कि अब मैं चाय का व्यापार करूँगी भारत में, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात आप याद रखना। दूसरी बात, जो भी देखो ब्रिटिशर्स थे, मतलब सिंपल सी बात है, वो क्या थे, वो थे ईसाई। ठीक है, तो अब इस एक्ट में धर्म प्रचार की इनको परमिशन दी गई, मतलब जो भी ईसाई पादरी वगैरह हुआ करते थे उनको धर्म प्रचार की यहाँ पर क्या दी गई, परमिशन दी गई। कहाँ पर, भारत में। इससे पहले परमिशन नहीं दी। ठीक है, पहले पादरियों को, पादरी मतलब समझ रहे हो ना, वो क्रिस्ट जो रहता है, फादर रहता है, जिसे फादर बोलते हैं, है ना, हाँ, वो चर्च वाला फादर, उसको पादरी बोलते हैं। ठीक है, तो पादरी को मतलब भारत में आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब वो लोग आ सकते थे और बाकायदा अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सरकार ने भारतीय लोगों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का मतलब आदेश दिया या प्रावधान किया। अब आप बोलोगे सर अंग्रेज इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे, हमको वो क्यों चाहते थे कि भारत वाले पढ़े लिखे? तो बेटा हमारी भलाई के लिए कभी नहीं सोचा अंग्रेजों ने। वो चाहते थे शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने से मतलब उनका यह था कि हमें जो क्लर्क टाइप की जॉब है, क्लर्क वाली जो जॉब भी रहती है, छोटे मोटे लेवल वाली जॉब, यहाँ पर ब्रिटेन से एम्प्लॉय बुलवाना महंगा पड़ रहा था। ठीक है, तो आप क्या करो कि आप भारत में ही आप टैलेंट को जनरेट कर दो लोकल जॉब के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भारत वालों को पढ़ाना लिखाना तो पड़ेगा ना, उस लेवल की व्यावसायिक शिक्षा देनी पड़ेगी भारत वालों को। तो इसके लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और पहली बार था ये कि उन्होंने सोचा, एटलीस्ट भले उनका उद्देश्य स्वार्थ था इसमें, लेकिन भारत वालों के लिए उन्होंने सोचा। इसके बाद जो स्थानीय स्वायत्त संस्था हुआ करती थी, जैसे कि नगर पालिका वगैरह, नगर निगम वाले, ठीक है, तो इनको करारोपण का अधिकार दिया गया। करारोपण का मतलब टैक्सेशन, मतलब ये जो स्थानीय स्वायत्त संस्था होती थी वो जनता के ऊपर कर लगा सकती थी। ठीक है, जैसे कि अगर स्वायत्त संस्था मतलब अगर वर्तमान की बात की जाए, एग्जाम्पल लिया जाए, तो जैसे नगर निगम होता है, नगर पालिका होती थी, वो आपसे हाउस टैक्स लेती है। आप अपना हाउस टैक्स मतलब घर का जो टैक्स होता है वो क्या आप सरकार को थोड़ी देते हो, आपकी नगर पालिका को देते हो, या जनपद पंचायत जो भी होती है आपके नज़दीक में, नगर पंचायत होती है उसको देते हो, नगर पालिका को देते होंगे आप, या नगर निगम को जाके जमा करवाते होंगे आप। आपके जो आपका नल का बिल आता है वो कहाँ पर जमा करवाते हो आप। ठीक है, तो ये स्थानीय संस्थाएं होती है। ठीक है, यही टैक्स लगाती है। फिर अब देखो क्या हुआ था, इससे पहले हमने देखा था कि यार कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये तीनों को एक जगह पर कर लिया गया था। पता है ना कानून कौन बनाता था इनके लिए कानून बनाता था कौन, बताइए? वेरी गुड, कलकत्ता वाली परिषद। तो अब हुआ क्या कि भाई ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन करना पड़ेगा आपको, याद रखना। मतलब आप सोचो कि मैंने बताया था ना आपको, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे ना इस संविधान में, तो आपको लगेगा कि सर ये ब्रिटेन वाले पकड़ मजबूत कर रहे हैं अब। ठीक है, मतलब अब अगर इन परिषद ने, कलकत्ता ने भी, बंबई ने भी, मद्रास ने भी अगर कोई कानून बनाया तो उसका अनुमोदन कहाँ से करवाना है, मतलब परमिशन कहाँ से लेनी है उसके लिए, तो उसके लिए आपको ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन करवाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और 1813 में एक अधिकार और दिया गया। देखो 1793 में हमने एक चीज देखी थी कि जो प्रधान सेनापति होता था वो कौन होता था, बताइए मेरे को। तो आप बोलोगे सर वो जीओबी होता था, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसको प्रधानमंत्री की प्रधान सेनापति की उसको शक्तियां दे दी गई थी। लेकिन एक चीज यहां पर समझनी है, अब वो आदमी प्रधान सेनापति नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना आप? हाँ, लेकिन जो दूसरा आदमी भी नियुक्त करोगे उस पोस्ट के लिए आप,
समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को। एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ेगी आपको उस पोस्ट के लिए, तो उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी आपको, तो आप बोलोगे सर सम्राट से। मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि तीनों परिषद कौन कौन सी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये अगर कुछ कानून बनाती है तो उसकी परमिशन किससे लेनी है, किससे लेनी बताओ मेरे को आप, सम्राट से। ठीक है, इसके अलावा सम्राट की परमिशन के बाद ही कोई जीओ भी बनेगा, मतलब गवर्नर जनरल बन पाएगा, या फिर प्रधान सेनापति की नियुक्ति कर पाएगा। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर है, आपको क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। तो हमने इस 1813 में क्या क्या देखा आप बताओ। तो सबसे पहली बात तो कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। धर्म प्रचार की परमिशन दी गई पादरियों को। ठीक है, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया, और जो स्थानीय संस्थाएं हुआ करती थी उनको करारोपण मतलब टैक्स लगाने की परमिशन दी गई। ठीक है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास की जो परिषद हुआ करती थी ये कुछ कानून बनाती थी, तो उसकी परमिशन किससे लेना पड़ता था इस बार, तो आप बोलोगे सर ब्रिटिश संसद से। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, वेरी गुड। तो आज हमने क्या 1793 का एक्ट डिस्कस किया और 1813 का एक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा, या पूरी पूरी सीरीज अच्छी लग रही होगी और आप बिल्कुल नोट्स बनाते चलते होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।